चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा चांदी सी चमकती कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों की भी। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेड़ों से लेकर मकानों तक कई फीट बर्फ जम चुकी है। गाड़ियों की छत पर भी बर्फ की मोटी परत है जिससे चारों तरफ सफेद ही सफेद नजारा हो गया है। यहाँ पहुंचे सैलानी इस मौसम का भरपूर मजा उठा रहे हैं। कोई कैमरे में यादों को कैद कर रहा है तो कोई नाचते गाते हुए बर्फीली वादियों को एंजॉय कर रहा है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में इस साल तीसरी बार पर्यटन सीजन की बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद गंगी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं जिससे यहां के गांव पूरी तरह से सैलानियों से गुलजार हो उठे हैं। यहां बर्फबारी डबल खुशखबरी लाई है सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि सैलानियों के पहाड़ों पर पहुंचने से स्थानीय लोगों को होम स्टे, होटल और गाइड सेवाओं से अच्छा लाभ मिल रहा है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हिमाचल के सोलन में सोलंग वैली इन दिनों पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से गुलजार है। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और साहसिक खेलों का आकर्षण लोगों को यहां खींच लाया है। सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और बर्फ पर अन्य खेलों का रोमांच युवाओं को खूब लुभा रहा है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन सीजन ने यहां की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। होटल, रिसोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर पूरी क्षमता के साथ पर्यटकों की सेवा में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के हिरमा देवी मंदिर में भक्ति का अद्भुत मेला लगा। मान्यता है कि लोहड़ी के दिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से देवी देवता स्वर्ग प्रवास के लिए जाते हैं और लौटने पर साल भर के भविष्य का हाल बताते हैं। किन्नौर जिले के प्रथम गांव चौरा में हिरमा माता भी स्वर्ग प्रवास के बाद अपने धाम वापस आई, जिस खुशी में पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। यहाँ परंपरा अनुसार माता का स्वागत किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद गुरु के माध्यम से माता ने साल भर की भविष्यवाणी की। यूपी के बिजनौर में 10,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। सूर्य सप्तमी के मौके पर क्रीड़ा भारती ने नेहरू स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। आयोजन में मौजूद अतिथियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक बताया तो वहीं से शरीर को ऊर्जा मिलने वाला आसान तरीका भी बताया। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के पार्ट टाइम टीचर्स को मिली राहत। उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 पार्ट टाइम शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील ठुकरा दी है जिससे इन शिक्षकों की नौकरी बच गई है और उनकी सैलरी 17,000 रुपए प्रति माह तय की गई। ये फैसला उन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है जो कि साल 2013 से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 संविदा टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार की अपील ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन शिक्षकों की नौकरी तो सुरक्षित हुई ही है, साथ ही उनकी सैलरी भी 17,000 रुपए हर महीने तय कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा है जो 2013 से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 25,000 अनुदेशकों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जो न्यायालय के फैसले यानी कि सैलरी बढ़ाने के हक में डाली गई थी, जिससे साफ हो जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानदेय बढ़कर 17,000 रुपये प्रति माह हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ऐसे में अनुदेशकों का हक नहीं मारा जा सकता और राज्य सरकार को ये मानदेय बढ़ाने में आखिर क्या परेशानी है। आपको बता दें कि 2017 का ये मसला है जब केंद्र सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया लेकिन यूपी सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया, जिसके बाद ये अनुदेशक हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए और अब जाकर वो रूलिंग आई है। एक खुशखबरी उनके लिए ये भी है कि पिछला जो बकाया पैसा है वो भी 2017 के बाद का उन्हें मिलेगा और उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से सरकार को करनी होगी।
कोर्ट ने कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी इन शिक्षकों की नियुक्ति केवल संविदात्मक नहीं मानी जा सकती और सरकार को अब बकाया वेतन सहित पूरा भुगतान करना होगा। कोर्ट का ये फैसला हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर लाया है। सर, हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा खुशी है सर, और हम पूर्ण रूप से अस्थायी होना चाहते हैं सर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। हम स्कूल में बिल्कुल अन्य टीचर की तरह हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और साथ में बीएलओ ड्यूटी, फिर जनगणना, ये सारी ड्यूटियां हमारी लगाई जाती है और एसआईआर का कार्य भी हम लोगों ने किया और सर दिन रात मेहनत करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें वर्षों तक काम पर रखा, अन्यत्र नौकरी करने से रोका, इसलिए ये पद स्वतः सृजित माने जाएंगे। सरकार उन्हें अस्थायी कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पूरी तरह खारिज कर दी और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इससे अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय का पूरा लाभ मिलेगा। सर, कोर्ट हम लोग 2017 से ही ने उसमें सरकार द्वारा ये दिया गया था कि 17,000 मिले, तो उसको नहीं मिल पाया उसमें हम लोग इसलिए कोर्ट गए थे। आज से 8 से 10 साल हो गए हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन आज अंततः हम लोग को सफलता मिल गई। सफलता मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आभार करेंगे कि इससे बहुत ज्यादा हम लोग की इस समय कितनी खुशी को हम लोग बता नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कड़े सवाल किए। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लिहाजा आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिक्षकों की बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हम लोग को दिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। अब सरकार उनके निर्णय को देखिए कब तक वो करते हैं। अच्छा, ये फैसला आप लोगों के हाथ में आया? जी सर। खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं। उम्मीद है बहुत उम्मीद जगी है कि हो सकता है सरकार अब हम लोग को 17,000 पेमेंट एरियर सहित दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि साल 2017-18 से 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय लागू माना जाएगा। ये भुगतान अगले संशोधन तक जारी रहेगा। साथ ही मानदेय के समय समय पर समीक्षा जरूरी है और इसे लंबे समय तक स्थिर नहीं रखा जा सकता। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का मानदेय 2017 में 8,470 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये फैसला लागू नहीं हुआ। लिहाजा सुनवाई के दौरान जजों ने राज्य सरकार से पूछा कि शिक्षकों को उचित मानदेय देने में दिक्कत क्या है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि संशोधित मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाए। साथ ही 4 फरवरी 2026 से 6 महीने के भीतर पूरा बकाया भी चुकाया जाए। इससे शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले पार्ट टाइम टीचर्स यानी अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है कि जो इन अनुदेशकों की मांग थी, जैसे 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय हो, नियमित किया जाए, साथ ही साथ इन्हें छुट्टियां भी अन्य शिक्षकों की तरह दी जाएं। इन तमाम मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है और सरकार को यह आदेश दिया है कि इन तमाम अनुदेशकों की मांग को पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने के बाद तमाम अनुदेशक खुश हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सरकार इनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी। ये मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और करीब 2 साल की सुनवाई के बाद ये फैसला आया। शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने उनका पक्ष रखा। ये करीब 25,000 अंशकालिक शिक्षकों की बड़ी कानूनी जीत है और अब कोर्ट के इस फैसले को शिक्षकों के लंबे संघर्ष की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के महास्नान की तैयारियां तेज, तो 60 साल बाद INS विक्रांत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होगा। दुनिया देखेगी इसकी ताकत। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज 33वां दिन है। 44 दिन के माघ मेले में लगातार देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माघ मेले में अब 15 फरवरी को छठा महास्नान शेष है। महाशिवरात्रि के स्नान के चलते कल्पवासियों ने भी यहां डेरा डाला हुआ है, जबकि कई कल्पवासी माघ पूर्णिमा के बाद रवाना हो गए थे। वहीं नासिक कुंभ मेले की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भूमि पूजन के साथ यहां अखाड़ों में कुंभ मेला का काम शुरू हो गया है। नासिक कुंभ 31 अक्टूबर से शुरू होगा और 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 18 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेगा। ये रिव्यू बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर होगा। लगभग 60 साल बाद कोई भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट रिव्यू में दिखेगा। पिछली बार 1966 में मूल INS विक्रांत ने ऐसा किया था। IFR एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम है, जहां दुनिया की कई नौसेनाएं अपने युद्धपोतों के साथ जमा होती हैं। ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी का माध्यम है। भारत ने 137 से ज्यादा देशों को निमंत्रण भेजा है। 60 से अधिक देशों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है। गुजरात के देवनीमोरी से पवित्र बुद्ध अवशेषों को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत श्रीलंका भेजा गया है। पवित्र बुद्ध अवशेष IAF C-130 से श्रीलंका ले जाए गए। वडोदरा के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में रखे गए ये पवित्र अवशेष कल पूरे राज्य के सम्मान के साथ दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन पालम पहुंचे। कोलंबो पहुंचने पर इन अवशेषों को राज्य के सम्मान के साथ गंगा रामया मंदिर ले जाया जाएगा, जहां इन्हें 11 फरवरी तक जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राज्य के पहले स्पेस सेंटर की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के हाथों किया गया। स्पेस सेंटर छात्रों को अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्यों से रूबरू कराएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों को ये स्पेस सेंटर नई राह दिखाएगा। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत बने इस स्पेस सेंटर का मकसद छात्रों और नौजवानों को स्पेस रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब बाघों का आशियाना बढ़ने जा रहा है। बाघों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाने का फैसला किया है। अब दौसा और जयपुर के बफर एरिया को भी सरिस्का टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। इससे सरिस्का में आए नए बाघों को अपना इलाका बनाने में सहूलियत होगी। फिलहाल सरिस्का 1229 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। दौसा और जयपुर का 600 स्क्वायर किलोमीटर का बफर एरिया शामिल होने के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व कुल 1829 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा। और अब बात एक ऐसे विद्यालय की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वैसे तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसके बदले में मोटी रकम यानी कि मोटी फीस उन्हें भरनी पड़ती है। लेकिन यूपी के नोएडा में एक ऐसा प्राइवेट स्कूल है जहां पर गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होती है। यही नहीं, उन बच्चों को बैग और यूनिफॉर्म तक मुफ्त में ही मिलता है। और स्कूल के संस्थापक पेशे से इंजीनियर। दिल्ली NCR में पढ़ाई इतनी महंगी है कि यहाँ पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। यूपी के जिस हाईटेक सिटी नोएडा में पढ़ाई महंगी है, बच्चों को स्कूल भेजने की फीस हजारों में है, उसी शहर की इस इमारत में शिक्षा की नई इबारत लिखी जा रही है। यहाँ जरूरतमंद गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। उन्हें यूनिफॉर्म से लेकर बैग, पेन और पेंसिल सब कुछ फ्री दी जाती है। ये नायाब सोच और खूबसूरत पहल पेशे से इंजीनियर विकास झा ने की है। ये है नोएडा का वो स्कूल जो ना मुनाफा देखता है और ना ही फीस का बोझ। यहाँ पर पढ़ाई होती है CBSE बोर्ड से और बच्चे समाज के उस तबके से आते हैं जो अक्सर अच्छी शिक्षा से दूर रह जाते हैं। ये बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके यहाँ कोई दिहाड़ी मजदूर है तो किसी के माता पिता दूसरे के घरों में साफ सफाई का काम करते हैं। ऐसे परिवारों के लिए नोएडा जैसे शहर में अपने बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है। लिहाजा ये स्कूल ऐसे माता पिता और उनके बच्चों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। इस स्कूल में गरीब बच्चों से एडमिशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती और न ही बच्चों को हर महीने फीस देनी होती है, क्योंकि इस स्कूल के कर्ता धर्ता विकास झा का मानना है कि ऐसे घरों से आने वाले इन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। स्टार्टिंग से ही था कि जो गरीब बच्चे हैं, या हमारे देश में करीब 40 लाख ऐसे कूड़े बिनते हुए बच्चे हैं। अभी डेटा है जो 40 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि है ही नहीं किसी के, सब नज़रअंदाज करते हैं उनको। तो यही मोटिव था कि इन बच्चों के लिए भी एक ऐसी शिक्षा दी जाए इनको जो कि
बाहर जाके कम्पीट कर सकें दुनिया से, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अभी, तो उनमें भी कैपेसिटी उतनी हो नहीं पा रही है। क्योंकि आप नोएडा की बात करें तो एक गांव में एक ही गवर्नमेंट स्कूल है, और गांव में जो बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इन लोगों का, जो आबादी यहाँ पे नोएडा के गाँव में आई है, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए सरकारी स्कूल पे है ही नहीं, जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए? तो हमने यही सोच के साथ एक भविष्य शिक्षा केंद्र नामक एक स्कूल की स्थापना करी थी कि इस तबके के बच्चे जो कि कूड़ा बिन रहे हैं, जिनके परिवारों के पास इतने पैसे नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे और वहाँ से वो बच्चे पढ़ाई। इस स्कूल में आज बच्चे नजर आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। ये मतलब मुश्किल हो जाता है बच्चों को मैनेज करना, पढ़ाइयाँ करवाना, बुक्स अरेंज करवाना। देखिए मैम, प्रॉब्लम तो बहुत होती है स्टार्टिंग में। जैसे 2 साल स्कूल को रन करते हो गया, हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। पहले तो हमें बच्चों के माता पिता को समझाना पड़ा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप कुछ भी जीवन में कुछ सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले उनको समझा के करना पड़ा। उसके बाद बच्चों के साथ हमने शुरुआत करी। तो पहले 10 बच्चे आए, धीरे धीरे हमने पढ़ाई का ग्रोथ अच्छा हो रहा किया और लोगों तक ये बात पहुंची। तो आज के टाइम में 200-150 बच्चे हमारे पास तकरीबन आते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो 2 साल पहले कुछ नहीं करते थे। मतलब आप कचरा उठाने का काम करते थे या कुछ और काम कर लेते थे, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते थे। आज ये प्रॉपर सुबह मतलब टाइम पे स्कूल आते हैं और टाइम पे छुट्टी होती है। इनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा हो गया। इनको समाज के बराबर इनको मतलब चलना फिरना, बोलने के तरीका, वो चीज़ें हम इनको समझाते हैं। तो हम भी ये सोच के चल रहे हैं कि जो चीज़ें सुविधा शायद हमें मिली है वो इनको नहीं मिली है, तो इनका स्तर और बड़ा हो सके, जैसे हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ये स्कूल इन बच्चों के लिए महज अंग्रेजी या हिंदी के 2-4 बोल सीखने भर की जगह नहीं है, बल्कि ये बच्चे अपने स्कूल से शिक्षा के साथ खुशहाल जिंदगी की उम्मीद लेकर लौटते हैं। कौन दोस्त है गौरांशी? बहुत प्यारा नाम है आपका। मेरा बबीता। अच्छा बबीता, सॉरी। आपको यहाँ पे क्या क्या खेलते हो आप? बच्चों के साथ आते हो, किस तरीके से मस्ती करते हो आप सभी बच्चे? अच्छे से मस्ती करते हो, पढ़ाई भी करते हो अच्छे से? हाँ। स्कूल टाइम पर आते हो, मजा आता है? तो ये बच्चों के चेहरों पे मुस्कान है, थोड़े शर्मा भी रहे क्योंकि हर कोई जो है इस तरीके से कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। लेकिन इस स्कूल में, इस कक्षा में जितने भी बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग कक्षा के बच्चे यहाँ पर जो है वो बैठे हुए इस वक्त, लेकिन सभी के चेहरे पे मुस्कान है और साथ ही साथ तसल्ली है कि उनको भी वो शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है जो अक्सर ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कभी पैसों की मजबूरी रहती है, तो कभी घर परिवारों की कुछ समस्याएं ऐसी रहती है। लेकिन ये चेहरों में जो खुशी है, हाथों में पेंसिल देख सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ये स्कूल जो है वो पूरी तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करता है ताकि इनको बेहतर जो शिक्षा है वो मिल सके। इस स्कूल में एडमिशन लेना बेहद आसान है। यहाँ बच्चों के जरूरी कागजात दिखाकर दाखिला कराया जा सकता है। ये स्कूल केवल गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा ही नहीं दे रहा है, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का हौसला भी दे रहा है। इस स्कूल की जो नींव रखी है वो नोएडा के इस इंजीनियर ने इसी सोच के साथ रखी थी कि बच्चों की जो उम्र है इस वक्त पढ़ाई करने की, उनको वो शिक्षा मिले, ना कि वो स्ट्रेस मिले, वो टेंशन ना मिले उस परिवार को जो हमेशा सोचते हैं कि पैसे नहीं है तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और ये बच्चों की जो चेहरों पे मुस्कान है कि स्कूल आ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बच्चों से मिल रहे हैं, उठना बैठना सीख रहे हैं, किस तरीके से भविष्य को जो है और भी मजबूत बनाया जाए, वो भविष्य शिक्षा केंद्र में यहाँ पर एक उसका उदाहरण है जो यहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मनीषा लड्डा, नोएडा, गुड न्यूज़ टुडे। न्यूज़ पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के आखिर में बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 79 अंक ऊपर 83,818 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 48 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 25,776 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 7,400 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,65,100 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 14,300 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,98,300 रुपए पर पहुंच गई।
बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 11 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 43 पैसे हो गई। जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन ने अपनी नई प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी टेरॉन आर लाइन की बुकिंग शुरू कर दी है। हाल ही में इसे रिवील किया गया था। टेरॉन आर लाइन की सबसे खास बात इसका बड़ा केबिन और प्रीमियम फीचर्स हैं। कंपनी ने इसमें वो सभी कमियां दूर की हैं जो टिगवान में थीं। अब इसमें मसाज फंक्शन वाली सीटें, 15 इंच की टच स्क्रीन और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स हैं। फॉक्सवैगन ने कार की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत में इसकी एक्स शोरूम कीमत 45 से 50 लाख रुपए के बीच हो सकती है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम बात करेंगे झारखंड की उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हुनर और लगन से करीब 10 गांवों को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। जमशेदपुर के पास पटमदा प्रखंड की ये ग्रामीण महिलाएं प्लास्टिक के रैपर से इकट्ठा करती हैं और उनसे सजावटी सामान तैयार करती हैं। बड़ी बात यह है कि इनके बनाए सामानों की डिमांड दिल्ली, मुंबई तक में है। ये रंग बिरंगी टोकरियां, टोपी और भी बहुत कुछ, सब हाथों का हुनर है। प्लास्टिक की ये थैलियां जो चौक चौबारे और गलियों में बेकार इधर उधर पड़े थे, उन्हें अब नए रंग रूप में ढाला जा रहा है। कोशिश यही है कि गांव प्लास्टिक फ्री हो और इस कोशिश को मुकाम तक पहुंचा रही हैं जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर गोबर घुसी गांव की ये महिलाएं। स्वयंसेवी संस्था आसरा से जुड़कर इन महिलाओं ने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि पटमदा प्रखंड के करीब 10 गांवों को प्लास्टिक मुक्त बना दिया है। इस संस्था से जुड़ी महिलाएं रोजाना अपने गांव के साथ साथ पास के इलाकों से भी प्लास्टिक के रैपर्स और पुराने कपड़े इकट्ठा करती हैं, उनकी साफ सफाई करती हैं और फिर इसे नए रंग रूप में ढालकर फूलदान, टोकरी, टोपी और पायदान जैसी जरूरी और सजावटी सामान तैयार करती हैं। गांव से हम उठा के लाते हैं, जो बच्चा खाते हैं उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद धो के साफ सूखा जाता है, उसके बाद काटिंग करते हैं। काटिंग करने के बाद हम लोग ये सब मटेरियल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? फूलदानी हो गया, कढ़ाई हो गया, टोपी हो गया, खुद छोलने उन्नी जिसको जो आता है सर, बड़ा बड़ा जो घड़ा होता है वो भी बनाते हैं। हम लोग का गाँव अच्छा रहे, अच्छा बने, अच्छा उपजा हो, इसीलिए हम लोग चुन चुन के टोकरी, टोपी जो भी बनने आ रहा है हम लोग को, जो भी बनाने सक रहे हैं वो बना रहे हैं। इससे गांव में स्वच्छता की मुहिम तो चल ही पड़ी है, महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। इनके द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की डिमांड गांव की सीमाओं से निकलकर अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। टोटली डिजाइन कॉन्सेप्ट इनका है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, जो डेकोरेशन का सामान है, जो बड़े शहरों में लोग अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, उस तरह की यूज, टोपी हो गए। अब इनको हम लेके जा रहे हैं, एक एक्सपो मेला स्प्रिंग लग रहा है दिल्ली में, जहाँ पे ओवरसीज से भी बायर परचेजर आ रहे हैं, नेशनल परचेजर भी आ रहे हैं। तो इनकी मार्केट को हम अब मेन शहरों में लेके जाएंगे। कितना आमदनी हो सकता है इनको? आमदनी स्टार्टिंग में अगर हर एक महिला को जोड़े तो शुरुआत तो 3 से 4 हजार रुपया कॉमन है। वेस्ट यानी कचरे से बेस्ट सामान बनाने की ये पहल लोगों को पसंद आ रही है। लिहाजा बाहर से आने वाले लोग यहाँ न सिर्फ इन सामानों को खरीदते हैं बल्कि ये हुनर भी सीखते हैं। जाहिर है इससे प्लास्टिक के कचरे का सही उपयोग और कमाई का जरिया बनाने का संदेश दूर दूर तक फैल रहा है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया, मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप की, जिसके अकेले भारत में ही 85 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुनवाई के दौरान पेरेंट कंपनी यानी कि मेटा को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मेटा को फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत में यूजर्स की प्राइवेसी से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कंपनी भारत के संविधान और नियमों का पालन नहीं कर सकती तो उसे यहां कारोबार करने की जरूरत नहीं। ये मामला व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिस पर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शन लेते हुए 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस जुर्माने को बरकरार रखा था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस पर फैसला होना बाकी है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीसीआई की ओर से डेटा शेयरिंग को लेकर दायर क्रॉस अपील पर भी चर्चा हुई, जिसमें विज्ञापन के लिए यूजर्स के डेटा के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने व्हाट्सएप की पॉलिसी को एक्सप्लॉयटेटिव बताते हुए कहा है कि यूजर्स के डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है। इस पर चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में नागरिकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद का उदाहरण देकर तमाम सोशल मीडिया कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर उन्होंने एक डॉक्टर से किसी बीमारी के बारे में बात की और उसके तुरंत बाद उन्हें उस बीमारी से संबंधित इलाज के विज्ञापन दिखने लगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या देश के करोड़ों आम लोग, खास करके गरीब और कम पढ़े लिखे जो यूजर्स होते हैं, ऐसी जटिल प्राइवेसी पॉलिसी को समझ पाते हैं? मेटा और व्हाट्सएप की ओर से दलील दी गई कि व्हाट्सएप के सभी मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और कंपनी खुद भी मैसेज का कंटेंट नहीं देख सकती। जाहिर है, देश में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और इस प्लेटफॉर्म पर लोग निजी बातें करते हैं। ऐसे में अगर उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में व्हाट्सएप यूजर्स से बात की और उनकी राय जानी। देखिए, व्हाट्सएप एक प्राइवेट सर्विस होती है, या तो पर्सनली मैटर के लिए लिखा होता है या एक पर्सन किसी चीज़ बिजनेस के पॉइंट से होता है। मगर जिसे एलिगेशन लगाना या किसी को करना, ये तो एक मतलब उसकी एक प्राइवेसी को धक्का देने वाली बात है। तो प्राइवेसी जब अगर किसी को जाएगी और उसका मिसयूज़ होगा या उल्टा सीधे काम होते हैं या किसी का भी है, अगर कोई लड़की प्राइवेसी अपने घर में बात कर रही है और उसका लीक होता है तो वो भी एक खतरनाक है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आके आया तो वेलकम वाली बात है, जो भी कहा है उससे सही है। और मैं तो कहता हूँ व्हाट्सएप एक सिर्फ सीमित टाइम के लिए होना चाहिए, मैं तो ये भी कहूँगा साथ में, क्योंकि सीमित टाइम से आदमी का अगर व्हाट्सएप होगा तो सारे काम अच्छे होंगे। और काम करने से क्या एक ही है, पर्सनली मैटर का जो मामला है या इसके लिए कभी कोई वो चीज़ नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर टिप्पणी किया है वो बहुत हम उसके फेवर में, क्योंकि देखिए ये एक प्राइवेसी का मामला है। व्हाट्सएप के अंदर हमारे कई डाटा होते हैं, चाहे वो प्राइवेसी चैट हो, चाहे वो हमारी इनकम को लेकर के, हर एक तरीके की चीज़ें होती है। अगर उसको लीक कर दिया जाएगा, मेटा कहता है भैया वो तो हम आउट ऑफ इंडिया, हमारे पास वो स्टोरेज रहेगा, क्यों रहेगा, क्यों रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ठीक है, अगर भारत में नहीं रह सकता तो आप इसको आउट कर दीजिए, निकाल देना चाहिए। टिकटॉक भी तो था ना, चाइना का ही तो था वो भी ऐप, उसको हटाया ना, तो नरेंद्र मोदी को इसको भी हटाना चाहिए। और भारत के लोग आज इतने सशक्त हैं कि अगर एक दो ऐपें हट जाएंगी तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है। जैसे टिकटॉक हटा था तो इंस्टाग्राम आ गया था। तो हमें उम्मीद है जैसे चाइना आज तरक्की क्यों कर रहा है, उसको डिपेंड ही नहीं है अदर्स कंट्रीज की ऐप्स के ऊपर, वो अपनी ऐप्स खुद बनाता है और उसके लोग भी अपने राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो भारत के लोग भी आज नरेंद्र मोदी के साथ है और सुप्रीम कोर्ट का जो ये टिप्पणी आया उसके फैसले के भी साथ है। पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, पहले भी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डाटा एटलीस्ट अगर मेटा तो बता के भी कर रहा है। ऑब्वियस बात है ये हननी है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो भैया मैं तो व्हाट्सअप यूज़ करना बंद कर दूंगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो बंद करना पड़ेगा यूज़। क्योंकि अगर कुछ हम पर्सनल मैसेज भेजते हैं, बहुत बार हम पासवर्ड भेजते हैं किसी को, कभी कुछ भेजते हैं, तो ये चीज़ पॉइंट है कि कल को अगर कुछ हो जाए, जैसे हम हमारे को बैंक का मैसेज आता है कि डोंट शेयर एनी OTP एंड डोंट शेयर पासवर्ड, अगर ये चीज़ मेटा ने अगर कुछ इस चीज़ से मिसयूज़ कर दिया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पर कई तरीके की ऐसी हमारा डाटा भी होता है। ये तो सीधा अगर कोई हैक कर लेगा उसकी गारंटी कौन लेता है? बहुत से लोग, मैं मतलब अगर ओपनली बोलूँ तो बहुत से कपल्स लोग होते हैं, वो अपनी प्राइवेट चीज़ें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, मंगाते हैं, तो उससे अगर किसी का डाटा लीक हो जाएगा तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी समाज में? नहीं रह जाएगी ना। तो मैडम ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये टिप्पणी जो है बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि देखिए राइट टू प्राइवेसी हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक का जो अपना अधिकार है। तो जो आप इंटरनेशनल कोई भी ऐप हो, चाहे कुछ भी, आप उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो जो है आपकी सूचनाएं ब्रीच करेगा ही, कुछ ना कुछ वो तमाम चीज़ों पे इनक्रिप्टेड तो लिखते ही हैं, लेकिन उसमें भी आपकी पूरी तरीके से प्राइवेसी नहीं हो पाती। तो ये सही है, हम भारत सरकार पे भरोसा करते हैं, तो जो भी प्राइवेसी के नियम तय करना चाहिए वो भारत सरकार को तय करना चाहिए, जिससे हम पूरे तरीके से भरोसा कर सकें। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में देखने को मिली चीन की संस्कृति की झलक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज़ एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
यहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का आयोजन चीनी समुदाय ने किया। इस उत्सव में एक समृद्ध सांस्कृतिक दावत पेश की गई। उत्सव की शुरुआत ड्रैगन नृत्य के साथ हुई। चीन की संस्कृति की झलक दिखाने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के प्रचार वीडियो का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। 17 फरवरी तक चलने वाले इस गाला में 16 फरवरी को विशेष आयोजन किया जाएगा। ब्रिटेन की राजकुमारी केट ने यहाँ के कपड़ा उद्योग का दौरा किया और कपड़ा बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी ली। राजकुमारी केट ने इस दौरान कपड़े की बुनाई करने की कोशिश की और कर्मचारियों से डिजाइन के बारे में भी सीखा। राजकुमारी केट ने मिल में काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात की और कर्मचारियों के शिल्प कौशल की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन किया। न्यूयॉर्क में 150वां वेस्टमिंस्टर कैनल क्लब डॉग शो शुरू हो गया है। दुनिया भर से 2500 से ज्यादा डॉग्स इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 200 से ज्यादा नस्लों के डॉग्स इस साल डॉग शो में अपनी खूबसूरती दिखा रहे हैं। फ्लफी, घुंघराले और चिकनी कोट वाले डॉग्स जहां दर्शकों का ध्यान बटोर रहे हैं, तो वहीं शो से पहले डॉग्स को तैयार करने में उनके ग्रूमर्स और हैंडलर जुटे हुए हैं। ब्लो ड्रायर, ब्रश और स्प्रे से डॉग्स को खास टच दिया जा रहा है। ब्रिटिश साइंस फिक्शन शो डॉक्टर हू से जुड़े 300 से ज्यादा सामानों की नीलामी मंगलवार से शुरू हो चुकी है। ये ऑनलाइन ऑक्शन 19 फरवरी तक चलेगी। नीलामी में डालेक से लेकर टार्डिस तक शो के अलग अलग सीजन के प्रॉप्स रखे गए हैं। पिछले 20 सालों के कई मशहूर आइटम भी इसमें शामिल हैं। डेविड टेनेंट और नकुटी गातवा के डॉक्टर के सोनिक स्क्रू ड्राइवर भी नीलामी का हिस्सा बने हैं। ये शो पहली बार 1963 में BBC पर प्रसारित किया गया था। 60 साल बाद भी इस शो की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। ऑक्शन शो में हर आइटम की शुरुआती कीमत 100 पाउंड रखी गई। वहीं नीलामी से मिलने वाली रकम का 20% चैरिटी के लिए दिया जाएगा। इटली के मिलान और कोर्टिना में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। ज्यादा बर्फबारी होने से घरों की छतों पर भी बर्फ की परत बिछ गई है। हालांकि बर्फबारी से यहाँ के ट्रैफिक पर असर पड़ा है, लेकिन बर्फबारी के बीच लोग बेहद खुश दिखे और बर्फ के साथ मस्ती करते खेलते नजर आए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत। जी हां, खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। खेल के मैदान से क्रिकेट प्रेमियों के लिए शानदार खबर आई है। भारत की यंग टीम इंडिया ने ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अफगानिस्तान के साथ हुए सेमीफाइनल में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में कदम रखा है। मैच में ओपनर एरॉन जॉर्ज ने शानदार 115 रनों की शतकीय पारी खेली। वहीं वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकली 68 रनों की धुआंधार अर्धशतकीय पारी। कप्तान आयुष महात्रे ने भी 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी को खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, जिसमें भारतीय सेना की सेक्टर 6 रोमियो फोर्स ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। ये टूर्नामेंट 16 फरवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट का मकसद स्थानीय युवाओं की एनर्जी को पॉजिटिव रचनात्मक कामों की तरफ मोड़ना, खेल भावना को बढ़ावा देना और इलाके में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल का मुकाबला करना है। ये स्पोर्ट्स इवेंट जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए भारतीय सेना की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय महिला टीम ने आज बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप वाई के अपने पहले मैच में म्यांमार को 5-0 से हरा दिया। सबसे पहले कोर्ट पर उतरी तन्वी शर्मा ने थेत हतार थुजार को सिर्फ 32 मिनट में 21-13, 21-16 से हराया, जिसके बाद दूसरे सिंगल्स में रक्षिता श्री संतोष रामराज ने ईट चिटफू को 21-12, 21-6 से हराकर 2-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद मालविका बंसोड़ ने तीसरे सिंगल्स में लिन हेट को 21-19, 21-12 से हराकर भारत के लिए टाई पक्का कर दिया। भारतीय प्लेयर्स ने डबल्स में भी अपना दबदबा बनाए रखा और दोनों मैच सीधे गेम में जीत लिए। भारत ने बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में जोरदार तरीके से अपने अभियान की शुरुआत की और टूर्नामेंट के पहले दिन कई शानदार प्रदर्शन किए। 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश गुलिया और 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति ने शानदार जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में 21 देशों के 214 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स के चैंपियन गुलिया और प्रीति दोनों आसानी से अगले राउंड में पहुंच गए। देश के मुक्केबाजों ने कई वेट कैटेगरी में जीत हासिल की। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।